वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 27 जुलाई डेट हो गई है आज की। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व डूबने से बचाव का दिवस यानी वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर करके बताइए। डूबने से बचाव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 25 जुलाई को। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, विश्व डूबने की रोकथाम दिवस अप्रैल 2021। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अप्रैल 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प क्या वैश्विक डूबने का रोकथाम, इसके माध्यम से इसे घोषित किया गया था अप्रैल 2021 में, और प्रतिवर्ष 25 जुलाई को यह आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर में यह बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, यह पद्धति है, ये किस कार्यक्रम की एक उपयोजना है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, परंपरागत कृषि विकास योजना का एक उपयोजना है, सब स्कीम है ये। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, केंद्र सरकार ने 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उपयोजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू कर रही है भारत सरकार। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह योजना सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्कार करने पर ध्यान केंद्रित करती है और ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है, यानी फार्म में जो भी बायोमास है उसको रिसाइकल किया जाएगा। BPKP यानी ये पद्धति के तहत क्लस्टर निर्माण के लिए 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपये। अगला प्रश्न, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग से यानी ऑटोमेटिक रूट से जो अनुमत FDI की सीमा क्या रखी गई है? बताइए। FDI लिमिट ऑटोमेटिक रूट किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। इसका सही उत्तर होगा डी, 100%, 100%। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना सहित अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी है हाल ही में। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन? RK सिंह है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह यानी राजकुमार सिंह ने हाल ही में लोकसभा में जवाब दिया कि सरकार ने अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की। सरकार ने निजी निवेशकों को अपतटीय पवन संसाधन मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया है। तो कितनी प्रतिशत FDI? 100% FDI अलाउ की है। अगला प्रश्न, IERAI ये एक संशोधन विधेयक है 2021, ये पार्लियामेंट में पेश किया गया था। एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी प्रमुख हवाई अड्डे का जो क्राइटेरिया दी जाता है उसकी जो सीमा है, यातायात की सीमा है, उसको बढ़ा दिया गया है। कितना किया गया है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 35 लाख जो है इसकी सीमा कर दी गई है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो एक संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी है। इस समिति ने यह विधेयक पास किया गया था और इसने बिना किसी बदलाव के इसे मंजूरी दे दी। जो बिल है वो हवाई अड्डों के समूह को शामिल करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डे शब्द में संशोधित करता है। यानी अब प्रमुख हवाई अड्डा किसे बोलेंगे? पहले था 15 लाख, यानी उसका जो ट्रैफिक है वो वार्षिक कितना होना चाहिए? 15 लाख लोग वहाँ पर विजिट करने चाहिए। अब इसे बना दिया गया है 35 लाख, बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख हवाई अड्डे का जो डेफिनेशन है वो बदल दी गई है। जो AERA यानी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वह प्रमुख हवाई अड्डों और हवाई अड्डों के एक समूह के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को जो है विनियमित करेगा। यह अथॉरिटी
जो वहाँ पर शुल्क लगने हैं और वहाँ पर टैरिफ को जो है रेगुलेट करेगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में पूरे भारत में कितने आयुध कारखाने चालू हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कितनी है भारत में, बताइए। जहाँ पर हमारे जो सेना के ये इक्विपमेंट्स हैं वो बनते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, 41। ये न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक यानी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल जो है हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक जो है सरकार को उसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। मतलब जो भी रक्षा सेवाएं हैं, हमें कौन सी रक्षा सेवाएं हमारी क्या हैं, आवश्यक रक्षा सेवाएं हैं, यह सरकार घोषित कर सकती है। क्यों करेगी, इसके बारे में अगर हम देखें, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक जो है उसका उद्देश्य सरकारी आयुध कारखानों में कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देखिए, सरकार जो है जो आयुध कारखाने हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो आयुध कारखानों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वहाँ के कर्मचारी उन्होंने हड़ताल घोषित की थी कि हम हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन सरकार ने इस विधेयक में संशोधन कर दिया और उस संशोधन के तहत इन कर्मचारियों को आवश्यक रक्षा सेवाओं इसके रूप में घोषित कर दिया। इसका मतलब वो अब हड़ताल पर नहीं जा सकते। जैसे हमारे डिफेंस पर्सनल जो हैं, आर्मी के लोग, वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। देश भर में कितनी 41 आयुध कारखाने हैं और लगभग 70,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो अब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बेचारे ये भी बेरोजगार हो जाएंगे एक तरह से, या प्राइवेट इनको माना जाएगा, सरकारी नौकरी इनकी नहीं रहेगी। तो ये हड़ताल, इनका जो हड़ताल करने का जो अधिकार है वो छीना गया। अगला प्रश्न, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी जिसे रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है, बताइए इनमें से। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, इसका सही उत्तर होगा डी, तेलंगाना में है यह टेम्पल। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, तेलंगाना के इसमें वरंगाल के पास मुलुगु ज़िले में, आप ज़िले का नाम भी याद कर सकते हैं मुलुगु, और इस ज़िले के भी पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से अंकित किया गया, शामिल किया गया। इस नवीनतम प्रेरणा के साथ जो है, इस नवीनतम जो सूची में कितने भारत के हो गए हैं, 39, यानी यह 39वां था। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 39 हो गए हैं भारत के इस सूची में धरोहर स्थल। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। 13वीं सदी के इस प्रतिष्ठित मंदिर को रामप्पा मंदिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसने इसका निर्माण किया था उस वास्तुकार का नाम रामप्पा था, इसीलिए इसे रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, रुद्रेश्वर मंदिर जो है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर के टैग के लिए एकमात्र नामांकन किया गया था भारत की सरकार द्वारा कि हम इसे इस सूची में शामिल करना चाहते हैं। यह अकेला मंदिर था 2019 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन यह पुस्तक लिखी है, बताइए इनमें से किसने लिखी एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इसका सही उत्तर होगा बी, अशोक लवासा। कौन है यह अशोक लवासा, इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताते हैं कि कैसे उनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया। हमारे जीवन में भी कैसे कर सकते हैं ये सब सिद्धांत कार्य। और अशोक लवासा जो हैं वो अब एशियाई विश्व विकास बैंक के उपाध्यक्ष बन गए, इसीलिए उन्होंने 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी अब करंटली क्या कार्य कर रहे हैं हमें यह भी पता चल गया, कौन थे, पूर्व चुनाव आयुक्त थे। ये है उनकी फ़ोटो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते में शामिल हुआ, यानी मेंबर बना, कौन सा देश बताइए। ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका सही उत्तर होगा बी, सी, स्वीडन जो है ऐसा देश बना।
स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए ढांचे के समझौते की पुष्टि की, यानी साइन किया, रेटिफाई किया, और अब विश्व मंच के सदस्य बन गया है, जो अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की एक पहल है। किस किस देश के? भारत और इंडिया और फ्रांस की यह पहल थी। स्वीडन जलवायु परिवर्तन के संबंधी चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषता और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। यानी स्वीडन जो है इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड देश है, तो उसके एक्सपीरियंस से हम दूसरे देशों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए आप बताइए, ISA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये स्थापित किया गया था, यानी ये साइन किया गया था पेरिस में, फ्रांस में। क्या पेरिस में इसका मुख्यालय है? क्या दिल्ली में है या कहीं और है? बताइए। UPPCS में यह प्रश्न आ चुका है। स्थापित किया गया था 30 नवंबर 2015 को। महानिदेशक हैं अजय माथुर। स्टॉकहोम के बारे में अगर हम स्वीडन के बारे में अगर हम देखें तो स्टॉकहोम उसकी राजधानी है, कोरोना उसकी आधिकारिक मुद्रा है, और वर्तमान के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। और अगर हम ISA के बारे में और भी पता करें तो ISA में टोटल 79 जो है मेंबर्स हो चुके हैं। लास्ट के 3 हैं, जिम्बाब्वे, फिर स्वीडन और बोत्सवाना। ये 3 देश जो हैं सबसे लास्ट में जुड़े। 79 टोटल मेंबर्स हो चुके हैं। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता? कोई भी चीज़ पहली होती है किसी भी टूर्नामेंट की तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बताइए किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ए, यांग कियान। कहाँ के हैं ये? चीन के। चीन की यांग कियान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तासिया ग्लासियाना ने रजत पदक और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता। तो किसने जीता? यांग कियान। किस खेल में जीता? तो राइफल शूटिंग में जीता। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की कृषि उत्पाद निर्यातक 2019 इस नाम की सूची में भारत का रैंक क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर इन 2019। बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, 9वीं रैंक आई भारत की। टॉप 10 में भारत पहली बार आया, इसलिए यह इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था। हाल के 25 वर्ष के विश्व कृषि व्यापार के रुझानों में विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातक इस सूची में शीर्ष 10 में प्रवेश किया। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात का 3.1% हिस्सेदारी के साथ 9वां स्थान पर रहा। हिस्सेदारी भी याद कर सकते हो, 3.1%। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर रहा। पहले यह जगह न्यूजीलैंड की थी, यानी अब न्यूजीलैंड शायद 10th पर आ गया है, 10वें पर। इसी तरह मैक्सिको 3.4 की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर। और अगर हम देखें भारत, तो मांस और खाद्य मांस ओफल श्रेणी में भारत चौथे स्थान 4% हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पर रहा। इस श्रेणी में 8वें पर, वैसे ओवरऑल 9वें स्थान पर। पहले नंबर पर कौन रहा? यूरोपियन यूनियन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर ब्राज़ील और चौथे पर चीन। तो आपको ये नंबर याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड मिला? बताइए। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। इसका सही उत्तर होगा ए, प्रमोद भगत। क्या है ये? इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर यानी बैडमिंटन खेलते हैं प्रमोद भगत को 2019 के इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। घोषणा में देरी कोविड-19 महामारी के कारण, यानी 2019 का है, 19 में मिलना चाहिए था लेकिन कोविड-19 के कारण लेट हो गया। किस किस के द्वारा दिया जाता है? विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा दिया जाता है। कब शुरुआत हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रमोद भगत ने कौन कौन से मेडल जीते? अगर हम इसको देखें तो इसी साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत जो हैं अब 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में
भाग लेंगे। तो क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। ये हैं प्रमोद भगत जी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक गायक कौन फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर, कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। गायक जो है सांस्कृतिक संगठन कौन कौन से? क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ तो उसके संग्राम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी जो स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। आलमगीर को 1999 में बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान कौन एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। तो बांग्लादेश के हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया? माई जीओवी मेरी सरकार, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो यह पोर्टल क्या काम करेगा? इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग जो है सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं। यूपी सरकार उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य जो है के साथ राज्य के आम नागरिकों के जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए इस पोर्टल का जो है उपयोग किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो है रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक का सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक विजेता है? इससे रिलेटेड एक घटना हुई ओलंपिक में, इसीलिए यह प्रश्न डाला गया। बताइए कौन है यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर ऑफ ओलंपिक? इसका सही उत्तर होगा सी, मार्जोरी गेस्ट्रिंग। कहाँ की है? यूएस की। तो अगर इसके बारे में पढ़ें तो 13 वर्षीय जापानी स्केटबोर्डर हैं मोमिजी निशिया। देखिए ये जो है मोमिजी निशिया, ये तो बनी है जापान की जापान की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता, और दुनिया में भी यह सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता में से एक बनी है। निशिया ने 26 जुलाई को टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार शुरू हुई महिला स्ट्रीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये स्केटबोर्ड खेल है, ये ओलंपिक में पहली बार जो है ऐड हुआ है, इसीलिए भी यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो एक प्रश्न तो हमारा ये कि कौन सा खेल पहली बार, 4 खेल ऐसे हैं जो ओलंपिक में पहली बार ऐड हुए। तो एक तो है स्केटबोर्ड, और भी हम पढ़ेंगे। निशिया ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ब्राज़ील की किसे? रेसा लील को हराया। लील और निशिया जो है अपने अपने देश यानी ब्राज़ील, लील ब्राज़ील की और निशिया जापान की सबसे कम उम्र की पदक विजेता बनी है। और जो ओवरऑल वर्ल्ड में है वो है मार्जोरी गेस्ट्रिंग, ओलंपिक के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने महिला डाइविंग यानी वो स्विमर थे, डाइविंग प्रतियोगिता में दबदबा बनाया। इस दौरान वह सिर्फ 13 साल 278 दिन की थी। तो अभी तो आधिकारिक ये हैं ऑफिशियल मार्जोरी गेस्ट्रिंग, लेकिन मोमिजी निशिया जो हैं इनकी भी उम्र बहुत कम है, तो शायद आने वाले दिनों में ये बन सकती है सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी। अब हम देखते हैं कौन से 4 जो हैं वो ऐड हुए हैं। देखिए इनकी फ़ोटो है, मार्जोरी गेस्ट्रिंग की फ़ोटो है ये, और निशिया है ये जो जापान की सबसे कम उम्र की बनी, ये ओवरऑल वर्ल्ड की। कौन कौन से 4 जो खेल हैं वो ऐड हुए हैं? एक तो है स्केटबोर्डिंग जो जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है कराटे, तीसरा है सर्फिंग जो कि समुद्र वेव्स पर की जाती है, और चौथा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 जो खेल हैं ये ऐड किए गए हैं अब की बार के ओलंपिक में। और भी कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं जो हम इस टेस्ट में नहीं डाल सके, जैसे कि BS येदियुरप्पा जो हैं, BS येदियुरप्पा कर्नाटका के CM थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कल। वो कौन से नंबर के CM थे? 19वें, कर्नाटक के 19वें नंबर के CM थे वो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।